तो हेलो गाइस, मैं रोहित आपका अब की बार जेकेपी कांस्टेबल पार की सीरीज के 45 डेज के क्रैश कोर्स में आपका गाइस स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, यानी कि इंडियन पॉलिटी का यूनिट है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो गाइस आज हमारा है डे नंबर 1, तो ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है वीडियो का, जिसका पार्ट 1 मैं आपके पास कल लेके आऊंगा गाइस। तो आओ हम आज की जो हमारी कोटेशन रहती है वीडियो के पहले वो देखते हैं। देखो गाइज, ये आपके सामने कोटेशन है, ये थॉमस एडिसन ने कहा है। वो कहते हैं कि मतलब कि मैं लाइफ में 1000 बार फेल हुआ हूं, लेकिन मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं फेल हुआ हूं, बल्कि मैंने क्या किया है, मेरे को फेलियर होने के 1000 तरीके पता चले हैं कि फेल में किस किस तरह से हुआ हूं। ठीक है गाइज, जब एक बार अगर कोई इंसान फेल होता है तो अगली बार क्या कोशिश करता है, अगली बार कोशिश करता है कि मैं फेल ना हूं, बल्कि वो कुछ ऐसा अलग करता है कि वो फेल ना हो। जो गलती उसने पिछली बार करी थी वो गलती क्या है अगली बार नहीं करता है गाइज। ठीक है, तो देखो गाइज, हम आज पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का पहला पार्ट रहेगा ये। तो इसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा गाइज कंपनी रूल के बारे में, जो कब से कब तक चला, 1773 से 1858 के बारे में चला, और थोड़ा मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। देखो गाइज, ये हमारा आज का स्टार्टिंग है हमारे लेक्चर का, कि सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पर 200 साल तक हुकूमत की है। ठीक है, हम इंडियंस पे राज किया है। तो वो इंडिया में आए कब हम पे राज करने के लिए? तो सबसे पहले जो है ब्रिटिशर्स यहाँ पे 1600 में आए, मतलब ट्रेडर बन के आए। ठीक है, अंग्रेज यहाँ पे ट्रेडर बन के आए, यहाँ पे तजारत करने के लिए आए। तो ठीक है, उन्होंने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का आजाद किया। ठीक है, जिसके पास क्या थे, एग्जीक्यूटिवली जो उनके पास राइट जो थे ना, वो उनको क्वीन एलिजाबेथ जो 1 है, उन्होंने कहा कि हाँ भाई आप वहां पे जाओ, कि वहां पे जाकर क्या करो, आप वहां पे जाकर ट्रेड करो, तजारत करो। ठीक है, उनको यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी शक्ल में यहाँ पर आए, ट्रेड करने के लिए आए। ठीक है, लेकिन 1765 में क्या हो जाता है, एक शाह आलम नाम के एक शख्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है, अभी तक तो 1765 तक तो चल रहा था कि वो यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे। ठीक है, हम हमारे लोगों को भी पैसे दे रहे थे। ठीक है, चाहे जैसे भी दे रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि 1765 में हमारे एक महाशय थे शाह आलम जिनका नाम था, उन्होंने उनको क्या दे दिया, उन्होंने उनको तो दीवानी दे दी भाई। तो दीवानी का मीनिंग क्या होता है? दीवानी का मीनिंग होता है कि राइट्स आवर रेवेन्यू एंड सोशल जस्टिस, यानी कि जो हमारा रेवेन्यू है ना, जहां से हमारे पैसा आता था, ठीक है, उसकी ऊपर ही उनको उन्होंने हक दे दिया। ठीक है, कौन सी स्टेट का उनको हक दिया, कौन सी प्रोविंस पे उनको हक दिया, कि बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आपको भी पूछा जा सकता है गाइज। इसको बहुत ही ध्यान से देखना कि दीवानी कब उनको दी गई थी। 1765 में उनको दीवानी ऑफ राइट दिए गए थे। दीवानी क्या होता है? राइट्स ऑफ रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। किस किस को दिया था, किस किस स्टेट के ऊपर उनको दिया था दीवानी का हक? बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा ने। और किसने प्रोवाइड किया था? शाह आलम सेकंड ने। ठीक है गाइज, तो उन्होंने अपना कैरियर जो है यहाँ पे टेरिटोरियल पावर की तरह उसको स्टार्ट कर दिया। फिर 1858 में क्या होता है, जब सिपाही म्यूटिनी होती है। ठीक है, सिपाही क्या थे? सिपाही जो इंडिया के जो नेटिव सोल्जर थे। तो ठीक है, तो म्यूटिनी क्या होता है? म्यूटिनी होता है कि उनके आर्डर्स को रिफ्यूज कर देना, यानी कि जो हमारे इंडिया के गाइस सोल्जर थे ना, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनके कहने को, यानी कि जो ब्रिटिश उनको कहते थे, उन्होंने उनका कहना मना कर दिया, यानी कि उनके आर्डर को वो डिसोबे करने लगे। उसे कहते हैं गाइस सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, तो आप सबको तो पता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसके बारे में जब हिस्ट्री की तरफ अपना रुख करेंगे, जहां हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, 1858 में क्या होता है कि जब सिपाही म्यूटिनी हो जाती है, तो ब्रिटिश क्राउन जो होता है वो हमारी इंडिया को गवर्न करने की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता है। ठीक है, तो ये रूल कब तक कंटिन्यू रहता है? ये रूल रहता है गाइज अगस्त 15 1947 तक, जब तक हमारे इंडिया को क्या होता है, पूरी तरीके से आजादी नहीं मिलती है। तो देखो गाइस, आजादी तो मिलनी थी, ठीक है, आजादी मिली भी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसके लिए अब किस तरीके से हमारे कंट्री को गवर्न करना था, किस बुनियाद पे लोगों को उन्होंने समझाना था, लोगों को मतलब किस तरीके से उन्होंने उन पे राज करना था, यानी कि जो भी यहाँ पे मतलब कि जो लीडर्स आते हैं उन्होंने कैसे राज करना था। उन्होंने क्या चाहा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किसने सजेस्ट किया था, इसका नाम आपको याद रखना है गाइज। इनका नाम है एम एन रॉय, और ये कौन थे? जो कम्युनिस्ट मूवमेंट थी इंडिया की, उसके पायनियर थे। ठीक है, 1934 में इन्होंने सजेस्ट किया था। किसने? 1934 में एम एन रॉय ने सजेस्ट किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहिए। ठीक है, और इस पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई भी गई,
ठीक है, वो कब बनाई गई? 1946 में। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया। ठीक है गाइज, तो जबकि क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फीचर्स हैं और उसके जो रूट्स है ना, जो इसकी जड़ें है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कुछ हद तक वो किस पे डिपेंड है? वो डिपेंड करती हैं गाइज, वो किस पे बेस्ड हैं? वो बेस्ड हैं जो हमारे कुछ अंग्रेजों ने यहाँ पे कुछ रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे, कुछ चार्टर एक्ट्स लाए थे, तो उन पे बेस्ड है। ठीक है, आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं ब्रिटिश रूल में जिन्होंने हमारा इंडिया का फंक्शनिंग जो है हमारे गवर्नमेंट की, उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया था। ठीक है, जिसके बेस पे हमारा आज भी यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, तो आओ गाइज वो देखते हैं वो कौन से इवेंट्स थे। तो जो सबसे पहला इवेंट था गाइज वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के साथ क्या होता है, ये इसकी एक बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है इस एक्ट की। तो मैंने पीछे कहा कि आज हम कंपनी रूल डिस्कस करेंगे खाली 1773 से 1858 तक जो कंपनी रूल यहाँ पे था। ठीक है, 1858 के बाद क्या हुआ, मैंने पीछे आपको कहा कि सिपाही म्यूटिनी के बाद, ठीक है, जब वेकअप सिपाही म्यूटिनी हुआ तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्राउन रूल आ गया। ठीक है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि कंपनी रूल में कौन से एक्ट थे और उन्होंने क्या क्या यहाँ पे स्कीम लागू की थी। ठीक है, उन्होंने कैसे कैसे हमारे इंडिया को, ब्रिटिश इंडिया को गवर्न किया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मतलब इस कड़ी में पहला एक्ट है, तो इसकी एक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है इस एक्ट की। ठीक है, ये पहला एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था हमारे ईस्ट इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए। सबसे पहले इसने रिकॉग्नाइज किया यहाँ की पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के क्या थे, यानी कि कंपनी रूल था, तो उसने कंपनी के ही ना जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे उनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना था। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने एक फाउंडेशन तैयार कर दी, एक फाउंडेशन डाल दी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। हमारे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन की इसने एक फाउंडेशन डाल दी। तो इस एक्ट से हमारे इंडिया में क्या क्या चीजें आई, यानी कि क्या क्या तब्दीलियां इन्होंने यहाँ पे लाई। सबसे पहले इस एक्ट के फीचर देखते हैं कि फीचर्स क्या है, मतलब इस एक्ट की उससे क्या क्या हमारे इंडिया में आया। ठीक है, इन्होंने क्या क्या चेंजिंग यहाँ पे लाई इस एक्ट से। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिनको जो बंगाल का गवर्नर था उस वक्त, उसको इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट से कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, जो गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी और उसमें 4 मेंबर उसको असिस्ट करने के लिए वहां पे रख दिए। ठीक है, तो पहला गवर्नर जनरल कौन था गाइज, लॉर्ड वारन हास्टिंग। यानी कि पीछे भी मैंने जो आपको वीडियो पढ़ाई थी, जहां मैंने फैक्ट्स पढ़ाए थे, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया पढ़ाया था, वहां पे भी मैंने कहा था कि पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था, वो था गाइज लॉर्ड वारन हास्टिंग। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के थे, ठीक है, इसने जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया। ठीक है, ये दूसरा काम इसने किया। तीसरा काम इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने तीसरा काम ये किया कि इसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता 1774, तो 1774 में जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था उसकी स्टैब्लिशमेंट की। तो वहां पे कौन था गाइज, एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। ठीक है, वहां पे कौन था, एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। ये इस एक्ट ने क्या बोलते हैं, काम किया। उसके बाद इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। ठीक है, इसने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके कंट्रोल जो कंपनी के ऊपर था उसको और ज्यादा क्या कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया। ठीक है, और जो बारीक और इनको किसकी जरूरत थी यहाँ पे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, यानी कि जो गवर्निंग बॉडी थी जो कंपनी को गवर्न करती थी वो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, वो इसके रेवेन्यू पे, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर जो है इंडिया के, उस पे क्या करते थे गाइज, उस पे वो रिपोर्ट करते थे। ठीक है गाइज, ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो गाइज इसी सीरीज में अगला एक एक्ट आता है हमारे पास, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ, ये कौन थे, विलियम पिट्स नाम करके क्या थे, ब्रिटिश के एक प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, उनके नाम पे ये एक्ट क्या है, पास किया गया। लेकिन इससे पहले एक और एक्ट आया जिसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या कहते हैं गाइज, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, यानी कि जो भी प्रॉब्लम जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में आई उसको रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया 1781 में, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। तो इसके बाद एक दूसरा एक्ट आया, उसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है गाइस, तो इस एक्ट ने क्या काम किया, तो इस एक्ट ने सबसे पहले
यानी कि इसके फीचर्स क्या थे एक्ट के, इस सबसे पहले इसने क्या किया, यानी कि जो कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन जो थे कंपनी के, उसने इनको बिल्कुल अलग अलग कर दिया। ठीक है, इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कहा कि वो सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे। और इसने साथ में क्या किया, एक दूसरी बॉडी बना दी यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। ठीक है, एक हो गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले भी थे, जो 1773 वाले एक्ट में भी थे। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद उसने सिर्फ उसको कमर्शियल अफेयर तक ही महदूद कर दिया। उसके बाद उसने एक और बॉडी बनाई जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वो क्या मैनेज करती थी, यहाँ पे मैनेज करती थी पॉलिटिकल अफेयर को। ठीक है, कमर्शियल अफेयर को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो पॉलिटिकल अफेयर को यहाँ पे मैनेज करते थे। तो इससे क्या हो गया, देखो दो चीजें यहाँ पर आ गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इससे क्या हो गई, यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट हो गई, यानी कि डबल गवर्नमेंट यहाँ से इस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, तो इससे और इस एक्ट ने और क्या काम किया, इसने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे ना, उसको और पावर दे दी कि वो सुपरवाइज करेंगे और डायरेक्ट करेंगे जितने भी ऑपरेशन होंगे, चाहे वो किस किस के सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट के जितने भी ऑपरेशन होंगे उनको सुपरवाइज करेगा। और रिवेन्यू जो होगा ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया में, यानी कि जो ब्रिटिश का पोजेशन था इंडिया में, उसका जितना भी रेवेन्यू होगा उस पर कौन ऑपरेट करेगा, कौन उसको कंट्रोल करेगा, सुपरवाइज करेगा, वो करेंगे गाइस बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो उन्होंने नई बॉडी यहाँ पे बनाई थी। ठीक है, फिर है गाइस हमारे पास यहाँ पे अगला चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, इस सीरीज में अगला एक्ट आता है हमारे पास चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो जो हमारे ब्रिटिश इंडिया में जो एक सेंट्रलाइजेशन के लिए जो एक फाइनल स्टेप था ना, वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, तो इस फीचर मतलब इस एक्ट के फीचर क्या थे, सबसे पहले इसने जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उससे क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन के लिए ये फाइनल स्टेप था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उससे इसने क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और उसके पास सारी सिविल एंड मिलिट्री पावर दे दी। ठीक है, इसलिए ये एक्ट क्या है, इसने पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक अथॉरिटी दे दी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऐसी अथॉरिटी देगी क्योंकि पूरी जो टेरिटोरियल है ना इंडिया की, ठीक है, उस पे ब्रिटिश का ही क्या हो, हुकूमत हो, यानी कि ब्रिटिश के राज हो। तो उस वक्त कौन थे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कौन थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो उनको ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, वो बना गाइस लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसने क्या किया, इस एक्ट ने दूसरा एक और काम किया, इसने जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास थे, ठीक है, बॉम्बे एंड मद्रास के जो गवर्नर थे उनसे क्या किया, उससे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को डिप्राइव कर दिया। ठीक है, ले लिया। और इसने क्या किया, और इस लॉ के अंदर क्या होता है, देखो जो इसके पहले जो यहाँ पे लॉ कानून जो लागू होते थे उन्हें हम कहते थे गाइस रेगुलेशन। लेकिन जो इस एक्ट के बाद और इस एक्ट के अंदर जो कानून बना दिए गए उन्हें नाम दिया गया गाइस एक्ट्स का। इससे पहले कौन थे, रेगुलेशन थे। ठीक है, तो ये भी स्टेप इसमें याद रख सकते हैं कि 1833 से क्या क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इसने बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर को डिप्राइव कर दिया। और इसने इससे पहले जो यहाँ पे क्या थे, जो एक्ट्स यहाँ पे पास होते थे उन्हें रेगुलेशन कहते थे, और इसके बाद जो दूसरे एक्ट पास हुए उन्हें एक्ट्स कहा जाने लगा। और इस एक्ट ने एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम किया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक कमर्शियल बॉडी, उसको क्या कर दिया, उसकी एक्टिविटीज को कमर्शियल बॉडी की तरह खत्म कर दिया और इसे बिल्कुल एक प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। ठीक है, और जो चार्टर एक्ट है 1835 का, इसने एक कोशिश की यहाँ पे सिविल सर्विसेज के, यानी कि जो कंपटीशन एग्जाम होता है सिविल सर्वेंट्स के लिए, तो उसको शुरू करने के लिए इसने एक कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। तो गाइज कंपनी जो रूल था उसकी सीरीज में एक और एक्ट आता है हमारे पास, वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो गाइज इस एक्ट का क्या काम था, इस एक्ट ने यहाँ पे क्या काम किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि चार्टर एक्ट्स की सीरीज में क्या था, ब्रिटिश जो 1793 और 1853 के बीच में जो चार्टर एक्ट्स आए उनके बीच में ये लास्ट एक्ट था। ठीक है, और ये सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क करता है। अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या थे। सबसे पहले इसने क्या किया, इसने सबसे पहले लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी ना, उसके लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को बिल्कुल अलग कर दिया। देखो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि गाइस लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होते हैं। लेजिस्लेटिव यानी कि टू मेक द लॉ, यानी कि कानून बनाना, ठीक है, और एग्जीक्यूट करना यानी कि जो कानून यहाँ पे बनाए हैं उन कानून को यहाँ पे लागू करना, ठीक है, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे इस एक्ट ने सबसे क्या काम
क्या किया पहला काम, इन दोनों को इसने अलग अलग कर दिया और इसने एक ओपन कंपटीशन यहाँ पे सिलेक्शन का और रिक्रूटमेंट का सिविल सर्वेंट के लिए उसने इसको इंट्रोड्यूस किया। यानी कि जो इसके पिछले वाला एक्ट था, यानी कि देखो ये एक्ट जो है ना 20 ईयर्स का इनमें डिफरेंस था, ठीक है। 20 ईयर्स के लिए एक चार्टर एक्ट जो है 1833 आया, उसके 20 ईयर्स के बाद एक 1853 वाला चार्टर एक्ट आया। तो 1833 वाला एक्ट था, उसने क्या किया, उसने एक अटेम्प्ट किया था सिविल सर्विस को यहाँ पे क्या करने का, लागू करने का, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो इंट्रोड्यूस किसने किया, इंट्रोड्यूस किया 1853 वाले एक्ट ने, ठीक है, सिविल सर्वेंट की यहाँ पे सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए। तो जो कोविनेंट सिविल सर्विस थी उसको ओपन कर दिया इंडियंस के लिए भी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो कमेटी थी, कमेटी का नाम था गाइज MACAULAY, मकाले कमेटी। क्या नाम था गाइज, मकाले कमेटी। ये कमेटी जो थी इंडियन सिविल सर्विस की कमेटी थी। देखो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो इंडियन सिविल सर्विस के लिए कमेटी, उस कमेटी का नाम क्या है, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। तो गाइज आपको क्या क्लिक करना है, वहां पे क्लिक करना है आपको मकाले कमेटी, ठीक है। और ये कब अपॉइंट की गई थी गाइज, ये 1854 में इस कमेटी को अपॉइंट किया गया, ठीक है गाइज। तो गाइज इसके और भी कुछ फीचर्स थे। इसने क्या किया, इसने जो कंपनी रूल था उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इट एक्सटेंड द कंपनी रूल एंड अलाउ इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। यानी कि इसने क्या किया, इसने जो कंपनी रूल था उसको इसने एक्सटेंड कर दिया और जो ब्रिटिश की जो इंडियन टेरिटरी, जिन्होंने इंडियन टेरिटरी को पोजेस किया हुआ था, वो ब्रिटिश क्राउन के ऊपर गाइज क्या करेंगी, ब्रिटिश क्राउन के ऊपर क्या करेंगी, काम करेंगी, ठीक है। लेकिन इसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने पीरियड के लिए ये काम करेंगी, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस जो चार्टर थे उनमें बताया गया था। तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि जो कंपनी रूल जो है यहां से टर्मिनेट हो सकता है किसी भी टाइम, ठीक है। तो इसने और चीज यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया, इसने यहाँ पे पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन थी गाइस यहाँ पे, ठीक है, जो लोकल रिप्रेजेंटेशन थी इंडियंस की, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन इसने यहाँ पे, मतलब कि इंडियंस ने भी वहां पे रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो नई 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के, उनमें से 4 को अपॉइंट किया गया था। उनके नाम क्या थे गाइज, वो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थे, यानी कि मद्रास, बम्बे, बंगाल एंड आगरा, ठीक है। इन चारों प्रोविंसेस के उन्होंने क्या किया, इन चारों प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो इंडिया की थी काउंसिल थी उसमें उनको रिप्रेजेंटेशन दी, ठीक है गाइज। तो देखो इसी के साथ जो है हमारा आज का टॉपिक जो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, जो हमारा था कंपनी रूल, वो यहाँ पे खत्म होता है। तो गाइज हमने आज क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले हमने क्या देखा, थोड़ी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखी कि वो यहाँ पर कैसे आए। उसके बाद कंपनी रूल आया, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ वो हमने पीछे पढ़ा। फिर पीस इंडिया एक्ट 1784 आया। उसके बाद दूसरा एक्ट जो इस सीरीज में, चार्टर एक्ट की सीरीज में 1833 एक्ट आया। उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 आया, ठीक है। ये सब हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है गाइज। तो मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा, कुछ एक नई चीज यहाँ से आपने सीखी होगी। तो गाइस सीखी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। कमेंट करके अपना फीडबैक दें, वीडियो कैसी थी, आपको कैसी लगी, इसमें क्या कमी थी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और चैनल को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस चीज का फायदा उठा सकें जो इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं। तो गाइज इसकी पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। और ये गाइज हमारी क्विज के लिए एक वेबसाइट है, आप इसको विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।